नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बीते दिन राजस्थान के महासमर के परिणाम आ गए। भारतीय जनता पार्टी केसरिया परचम लहराने में कामयाब रही। कांग्रेस के हाथ लगी 69 सीटें, बीजेपी को मिली हैं 115। अब बात करेंगे आज उत्तरी राजस्थान की। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस अपनी लाज बचाने में कुछ हद तक कामयाब हो पाई। उत्तरी राजस्थान की 39 सीटों में से कांग्रेस 22 सीटें जीतने में कामयाब हुई। दूसरी ओर बीजेपी 39 में से 15 सीटें जीती। कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले एक, बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हुआ। बीएसपी को मिली 1 सीट, अन्य को भी 1 सीट मिली। अब देखिए, सादुलशहर गंगानगर में बीजेपी जीती, अनूपगढ़ संगरिया में कांग्रेस जीती, पीलीबंगा में भी यहां पर कांग्रेस जीती। इससे अगर आप देखें तो नौहर में कांग्रेस को जीत मिली। भाजपा को भादरा, खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम तीनों जगह जीत मिली। बीकानेर पूर्व में भी बीजेपी आई। कोलायत, लूणकर, करणसर, डूमरगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी थी। तो नोखा, तारानगर और सरदार शहर में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। रतनगढ़, सुजानगढ़, पिलानी में भी कांग्रेस ने जीती। इसके बाद अगर आप देखें तो सूरजगढ़ और झुंझुनू में भी जीत कांग्रेस को मिली। मंडावा में जीत मिली कांग्रेस को। नवलगढ़ बीजेपी के खाते में आई। खेतड़ी बीजेपी के खाते में आई। उदयपुर वाटी में कांग्रेस को जीत मिली। सीकर, दांतारामगढ़ में कांग्रेस को जीत मिली। तो ये वो सीटें हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी ने उत्तरी राजस्थान में जीत हासिल की है। 39 में से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ इस क्षेत्र में, इस संभाग में जीती। बीजेपी के हाथों 15 लगी, बाकी 2 अन्य के खाते में भी गई हैं। तो नौहर में भी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। ये 39 सीटें उत्तरी राजस्थान की वो हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक अपनी लाज बचा पाई है। कह सकते हैं यहां बीजेपी से वो आगे ही दिखाई दी। 39 में से 22 सीटें कांग्रेस ने यहां पर जीती थी। लेकिन अब यहां इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो तमाम समीकरण तैयार किए थे, किसके कितने समीकरण चले, ये अब सामने आ गया है। 22 सीटें कांग्रेस ने जीती। अब हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए कुछ पैनलिस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव जैन जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवीन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ मैं। राजीव जैन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। परिणाम आ गए हैं और ये उत्तरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है कांग्रेस के लिए जहां पर काफ़ी हद तक कांग्रेस अपनी लाज बचाने में कामयाब रही। 39 में से 22 सीटें अगर कांग्रेस यहां जीत करके आ रही है, क्या आपका आकलन है? क्या कुछ चीज़ें कांग्रेस ने यहां पर अपनाई जिससे एटलीस्ट इस क्षेत्र में वो सफल रही? उत्तरी क्षेत्र में कांग्रेस ने काफी अच्छी रणनीति बनाई। उसके समीकरण थोड़े कहीं फिट बैठ गए और जो जातीय समीकरणों का इस इलाके में जो वर्चस्व था, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सफल रही। वैसे ये जाट बहुल और इसमें दलित तबके का ज्यादा मतदाता है, तो जो कांग्रेस की तरफ हमेशा रहते आए हैं, तो उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन कुछ सीटों पर, जो खास करके बीकानेर जिले की है, जहां पूरा कांग्रेस का सफाया हो गया, इस जिले में बड़े मंत्री हार गए। वहां ये 3 मंत्री बड़े थे, बीडी कल्ला, गोविंद राम मेघवाल और भंवर सिंह भाटी, उनकी हार हुई। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भी एक बड़े कद्दावर नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता है, राजेंद्र राठौड़, उनकी चूरू जिले में तारानगर से हार हुई। तो यहाँ मिला जुला सा रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी काफी सीटें बचा पाई और उसने कुछ अच्छा गेन भी किया। जो उसकी 69 सीटें आई पूरे राजस्थान में, उसमें इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन देखने में आया कि उसके बड़े नेता, जो कद्दावर नेता थे, जो मैं जिक्र कर चुका, जो मंत्री रहे सरकार में, वो इनका हारना, वो जरूर कांग्रेस के लिए अचंभे वाली बात है कि वो क्यों हारे। और ज्यादातर सिटिंग विधायक भी इस पे हारे हैं, लेकिन कुछ जो नए चेहरे थे, कांग्रेस ने कुछ प्रयोग किए, उनका समीकरण सही बैठा। जातीय जो समीकरण था वो भी सही बैठ गया। इस वजह से कांग्रेस को यहाँ थोड़ा लाभ मिला। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और कहाँ कहाँ पर हार हुई है उसका तो विश्लेषण कांग्रेस पार्टी तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भी करेगी। लेकिन खासतौर पर अगर उत्तरी राजस्थान की बात करें तो कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां उसी क्षेत्र के में गंगानगर भी आता है और वहीं पर कुलदीप रिपोर्टिंग करते हैं। कुलदीप, क्या कुछ कारण रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में अपना परचम लहराया, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से कामयाब बीजेपी नहीं हो पाई है? देखिए, यहाँ की अगर मैं गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों की, 2 जिलों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस को 10 सीटों में से 6 सीटें मिली हैं और 2 सीटों के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली,
हालांकि 3 में जीत मिली, लेकिन 2 सीटों की बात करें तो वहां पर भी जो कांग्रेस के इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़े हुए थे बागी होकर, उन लोगों ने समीकरण बिगाड़े। अन्यथा ये 2 सीटें भी कांग्रेस के खाते में आ सकती थी। ये माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी वो इन क्षेत्रों के अंदर पहुंची और लोगों ने उनके ऊपर वोट किया। यहाँ खास बात यह भी है कि सूरतगढ़ की जो सीट थी, डूंगरराम गेदर वहां कांग्रेस से जीते। 50,000 से ज्यादा वोट लेकर उन्होंने जीत दर्ज की। संग्रिया से अभिमन्यु पुनिया जीते, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लेकर जीत की। पीलीबंगा से विनोद गोठवाल 55,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। अनूपगढ़ की जो शिमला नायक है कांग्रेस से, उन्होंने जीत दर्ज की, उन्होंने भी 37,000 से अधिक वोट लेकर जीत दर्ज की। वहीं अगर जो इंडिपेंडेंट बागी थे, खड़े हुए थे कांग्रेस की से अलग होकर, सादुल शहर के अंदर ओम बिश्नोई कैंडिडेट खड़े हुए थे, उन्होंने 58,000 वोट लिए। इसके साथ साथ गंगानगर के अंदर करुणा अशोक चाणक खड़ी हुई थी, उन्होंने भी तकरीबन 51,000 वोट लिए। तो माना यह जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत थी, इसीलिए 10 में से 6 सीटें आई और इन 2 सीटों के ऊपर भी उन्होंने जो बागी थे उन्होंने समीकरण बिगाड़े। हालांकि कुछ सीटों के ऊपर जो उम्मीदवार थे उनको चेंज करने की बातें कही जा रही थी, मांग कही जा रही थी, लेकिन सीटें वही रखी गई, रिपीट की गई। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि हार की कारण वो भी रही हो सकती है। जी जी बिल्कुल कुलदीप। और नवीन चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के नाते से। नवीन जी, कौन से ऐसे बड़े समीकरण साधे गए हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आपकी नज़र में? आकलन कुलदीप ने भी किया है, राजीव जैन जी ने भी अपना बताया। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने कौन से समीकरण यहाँ पर साध लिए? और क्योंकि प्लानिंग तो हर पार्टी करती है, लेकिन जो रिजल्ट आता है उससे पता लगता है कि कहाँ पर कितनी कामयाबी मिली है। इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कांग्रेस कामयाब हो पाई है अपनी सीटें बचाने में। क्या आपको लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर अपना स्ट्रेटजी अपनाई? देखिए, बहुत सारी चीजों के साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि ये बेल्ट कांग्रेस का स्ट्रांग भी रहा है। अब पिछले चुनाव में भी देखें तो सीकर की जो है सभी सीटें कांग्रेस के पास थी, भाजपा का कुछ भी नहीं था। झुंझुनू के अंदर जो है उनकी सीटें कई सारे, लगभग जहां तक मुझे याद आ रहा है पिछले चुनाव में 3 सीटें इनके पास थी और 3 बीजेपी के पास थी। तो उस तरह की सीटें जो है, ये एक तो जातिगत समीकरण यहाँ पर रहा, जो कि ऑलरेडी जाट जो है बहुत ज्यादा इनके पक्ष में रहे हैं कांग्रेस के। एक उनको ये समर्थन मिला है, कुछ परंपरागत वोटर यहाँ पर कांग्रेस के रहे हैं। तो आप इस बेल्ट में देखें, प्राय कांग्रेस के साथ एक पक्ष में माहौल दिखता है। दूसरा जो है, गंगानगर हनुमानगढ़ की विशेष रूप से हम बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर किसान जो हैं ये बीजेपी के साथ नहीं नजर आ रहे हैं। इसको लेकर नाराजगी लगातार हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये जो एक प्रभाव था, ऐसा माना जा रहा था हालांकि इस बार की किसान संभवतः जो है वो वोट देंगे बीजेपी को गंगानगर क्षेत्र में, पर उतनी ज्यादा सफलता उनको वहां पर नहीं मिल पाई है। तो संभवतः किसानों के लिए जो स्कीम बनी थी उनका बेनिफिट जो है वो दिखा और किसानों ने इसके ऊपर भरोसा यहाँ पर किया है। जी राजीव जैन जी, ये जो जातिगत समीकरण की बात नवीन जी ने की है, जरा इस पर आप थोड़ा सा और रोशनी डालें तो और हम लोग बेहतर समझ पाएंगे। इसको जरा विस्तृत करके आप बता पाएं अगर। देखिए, यहाँ एक तो जाट और जो मैंने बताया दलित तबके का बड़ा एक प्रभाव है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बैठा वो कहीं कांग्रेस के पक्ष में बैठा। और कांग्रेस ने अपने जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो उम्मीदवार खड़े किए उनमें भी ऐसा जातिगत तालमेल बैठाया कि एक जाति के दूसरे क्षेत्र में भी उसका असर पड़े, तो उनका एक असर खासा पड़ा। और इसमें जो सीकर जिले की भी बात की, तो यहाँ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, वो बड़े एक दिग्गज नेता है कांग्रेस के, क्योंकि प्रमुख भी हैं कांग्रेस के और जाट समुदाय से आते हैं, तो उनका असर रहा। और फिर जो कांग्रेस के और नेताओं ने जो स्थानीय स्तर पर, जैसे नोखा से जीते सुशीला जाखड़ जीती हैं, वो रामेश्वर डूडी एक बहुत कद्दावर नेता है कांग्रेस के, प्रतिपक्ष नेता भी रहे, सांसद भी रहे हैं। वो दुर्भाग्य से अभी चुनाव से ठीक पहले बीमार हो गए, वो अस्वस्थ है, अस्पताल में भर्ती। उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की। तो इस तरीके से काफी जो क्षेत्रों में जो एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस का बैठा और जो उनका एक समीकरण जो इक्वेशन होता है चुनाव जीतने में, सबसे मददगार चीज तो क्या है, जिसका समीकरण और कैलकुलेशन जो बैठा लेता है जो उम्मीदवार और पार्टी, तो दोनों का एक अच्छा तालमेल से बैठा। और जो है इस इलाके में ये काफी गंगानगर हनुमानगढ़ इलाका तो हरियाणा और पंजाब से भी लगता हुआ है, तो उनकी वहाँ काफी रिश्तेदारी है। जो हरियाणा के कुछ बड़े नेताओं का भी यहाँ प्रचार में भूमिका रही, तो उन सब चीजों का फायदा कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिला।
जिससे उनकी जीत आसान होती गई और बड़ी जीत हुई। जैसे भी आपके संवाददाता ही बता रहे थे कि 50-50 हजार के मार्जिन से सीटें निकाली, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं जो नुकसान हुआ या भाजपा को जो जीत मिली तो वहां कुछ बागी उम्मीदवारों के कारण जो वोट बटे, उस वजह से कुछ सीटें कांग्रेस के हाथ से निकली। और यदि ये चीजें नहीं होती, बगावत नहीं होती कांग्रेस में बड़े पैमाने पर, तो उनकी सीटें और ज्यादा होती। इस क्षेत्र में भीतरघात भी कांग्रेस के साथ काफी हुआ है, लेकिन उसका कम असर हुआ, लेकिन उससे कुछ सीटों पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, उसका फायदा भाजपा को भी मिला। और बीकानेर कुछ में बड़े तो बड़े झटके भी जो है वो दोनों ही पार्टियों को लगे हैं। सारा राजीव जी, बड़े झटके भी यहाँ पे लगे। बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री चुनाव हार जाते हैं जेठानंद व्यास के आगे, और अब राजेंद्र राठौर चुनाव हार जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक, ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक हो गया। कुलदीप, क्या लग रहा है आपको कि अब आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे नेता हैं अब भारतीय जनता पार्टी के जिनको बड़ी भूमिका में वहां की जनता देखना चाहती है? देखिए, सादुल शहर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर गुरवीर सिंह बराड़ भाजपा से जीते हैं, क्योंकि सिख चेहरा अभी तक संभवतः एक ही है राजस्थान के अंदर, तो हो सकता है कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। और क्योंकि जो इनके दादा हैं गुरजंट सिंह बराड़, वो भी पहले विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और श्री गंगानगर इलाके से कर्णपुर विधानसभा सीट से पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी थे, और जो गुरमीत सिंह कुन्नर थे वो भी मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में कयास भी ये लगाए जा रहे हैं और लोग देखना भी ये चाहते हैं कि गुरवीर सिंह बराड़ को मंत्रिमंडल में जगह मिले, क्योंकि वो यंग भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और सिख चेहरा के रूप में एक बड़ा जो अपना महत्वपूर्ण रोल है वो अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य सीटें हैं, चाहे वो जयदीप बिहानी है या हनुमानगढ़ की जो अन्य सीटें, जो बीजेपी ने एक सीट अन्य जीती है, लेकिन इन दोनों जिलों की अगर मैं बात करूं तो गुरवीर सिंह बराड़ का जो नाम है वो ज्यादा सामने आ रहा है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। जैसा कि एक बात हम और अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले ही जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, पूरे साल भर यहाँ पानी के लिए आंदोलन चलते रहे हैं, और कि कोई भी प्रत्याशी हो उसका मुख्य मुद्दा कृषि ही रहता है। और जो कांग्रेस को इतनी मजबूती मिलने का एक मुद्दा और भी था, क्योंकि पिछले 3-4 महीने पहले गंग नहर के अंदर पानी बंद कर दिया गया था पंजाब की तरफ से। ऐसे में किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला था लगभग 13-14 दिन तक, उसको लेकर भी किसानों के मन में भाजपा के प्रति काफी एक नाराजगी थी। तो ऐसे में जो एक सिख चेहरा है, किसानी से जुड़ा रहता है, उसको लेकर भी, और जो भाजपा की तरफ से किसानों को साधने के लिए भी इनको एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है, या यूं कहें कि हम इनको एक बड़ी भूमिका में देख सकते हैं। जी ठीक है, यही सवाल मैं एक बार नवीन जी से भी पूछूंगा, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं कि इस उत्तरी क्षेत्र के वो तमाम बड़े नेता, हालांकि उनमें कुछ को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन अब जिस तरह से युग परिवर्तित होगा तो कुछ नए लोग भी होंगे जो कि आगे बढ़ना चाहेंगे, और उनके कार्यकर्ता चाहते होंगे कि वो आगे बढ़ें। नवीन जी, उत्तरी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जिनको अब कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या हो सकता है संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं उनको हों आपके हिसाब से? कुलदीप जी जो नाम बता चुके हैं, तो वहां मेरी सहमति है। इसके अलावा मुझे लगता है कि नए चेहरों पर बीजेपी जिस तरह से अभी सेकंड लाइन के ऊपर फोकस कर रही है, कोलायत में अब इनका अंशुमन सिंह भाटी का जो आना है, क्योंकि उस परिवार का एक प्रभाव रहा, परिवार छिटका बीजेपी से, उसका खामियाजा भी भुगता गया, और वो परिवार फिर से जुड़ा है। तो अब ये संगठन में मंत्रिमंडल का मैं नहीं कह सकता, लेकिन संभवतः उनको जो है एक स्पेस किसी न किसी रूप से दिया जाना मुझे लगता है कि होगा। सुभाष मीर जो पार्टी चेंज करके आए, कांग्रेस के दिग्गज को हराया उन्होंने, तो एक संभावना इधर उनकी भी मुझे लगती है कि इनको भी कुछ चांस मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर नाम अब जो है कई सारे आए हैं, कुछ विधायक रिपीट भी हुए हैं। मेरे विचार से सुमित गोदारा भी इसी क्षेत्र से रिपीट हुए हैं, तो उनको शायद मंत्रिमंडल में न मिले, लेकिन किसी न किसी जगह पर उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो है वहां पर बड़े चेहरे बनने शुरू हो जाएं बीजेपी के, ऐसा मुझे लगता है। और नवीन जी, जाट चेहरों में भी अब भारतीय जनता पार्टी को नए चेहरों की तलाश करनी पड़ेगी। सतीश पुनिया को हार मिली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं ऑलमोस्ट अपनी वहां के क्षेत्र में तो राजनीति नहीं करूंगा। जाटों का भी थोड़ा सा जोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि वो ट्वीट मैंने पढ़ा था, और जो मुझे रिसेंट थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता उनसे मिलने आए थे, उनसे बात करने आए थे। हाँ, तो उनका संभवतः जो है कि काफी भावुक व्यक्ति हैं, और काफी भावुक होने की वजह से और राजनीतिक छल प्रपंच से काफी दूर रहते हैं। तो उनका जो है, क्योंकि मैंने उनको विश्वविद्यालय की राजनीति में उनको देखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को और दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ। तो उनका ये
लगता है, लेकिन आदमी लड़ाके हैं तो संभव तो वापस आएंगे। तो उनको मुझे लगता है कि मे बी हम केंद्र की राजनीति में देखें बजाय कि अभी राज्य के राजनीति के अंदर। ये भी संभावना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो पुराने पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको यकीनन अगर राज्य में नहीं तो फिर केंद्र में कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन राजीव जैन जी, मैं जाट नेताओं की जैसे बात कर रहा था, बीजेपी अब जैसे कुलदीप ने बताया कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो सरदार एक सिख चेहरा जो है उनको भी जो है जगह मिल सकती है, उनको बड़ी भूमिका में बीजेपी लाना चाहेगी। मेरा सवाल यह है कि कुछ और भी ऐसे सिख भी एक बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट एक कम्युनिटी हो जाती है राजस्थान के अंदर, क्योंकि हर जगह पे नहीं है, वो केवल लिमिटेड कुछ शहर हैं, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, वहां पर हम वो उनका पंजाब का टच देखते हैं। ऐसे ही जाट जो है वो ऑलमोस्ट अपोजिट है, उनकी एक बड़ी कम्युनिटी है राजस्थान के अंदर, बड़ी जनसंख्या है, ज़्यादा मतदाता उनके हैं, लेकिन बीजेपी के पास अब नए जाट चेहरों में खोज उनको करनी पड़ेगी। कौन से वो नए जाट चेहरे हो सकते हैं? क्या उत्तरी राजस्थान के इस संभाग से कुछ नए मजबूत जाट चेहरे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा सकती है? देखिए, मैं इसमें मजबूत जाट चेहरे के तौर पे अभी चूरू से जो जीते हैं बीजेपी के हरलाल सारंग, उनको देख रहा हूँ, क्योंकि वो जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी सीट थी परंपरागत चूरू, उससे चुनाव जीत कर आए हैं। और वो जो हरलाल सारंग है वो प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ के बड़े नजदीकी हैं, और उन्हीं की वजह से उनको चूरू से उतारा गया और वो उन्होंने जीत दर्ज की। और राजेंद्र राठौड़ ने उनके प्रचार में भी कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही होगी कि यहाँ से ये हरलाल सारंग जीते। तो मैं भविष्य में देखता हूँ कि जो जाट चेहरों के रूप में बीजेपी के पास एक हरलाल सारंग होंगे, और भी जो वहां से नए चेहरे आए हैं, तो भाजपा एक प्रयोगवादी पार्टी के रूप में भी जाने लगी है, तो वो नए चेहरों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। तो अब जो सरकार बनेगी वो या संगठन में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर इस इलाके के जाट चेहरों को बैठाया जाएगा, जिससे पार्टी अपना जनाधार उन इलाकों में बढ़ा सके। इसके अलावा मैं एक तो जो दलित चेहरे के रूप में देख रहा हूँ, जो कांग्रेस के बड़े दलित चेहरे और मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को रखे हैं, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी में तो जगह मिलेगी, लेकिन सरकार में भी उनको कोई एक महत्वपूर्ण ओहदा देकर बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। ऐसी तैयारी पार्टी के जो संगठन के भीतर के लोग हैं, उनका मानना है कि वहां से नए लोगों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे भविष्य में पार्टी का उन इलाकों में विस्तार हो सके। जी बिल्कुल राजीव जी। और कुलदीप, क्योंकि सिख कम्युनिटी की आपने जिक्र किया, तो यकीनन एक जो गुस्सा था किसान आंदोलन को लेकर के, हालांकि उसको अब समय बीत गया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक असर आज भी हम देखते हैं किसानों के बीच में। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में सिख कम्युनिटी को एक उसकी बड़ी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या कम से कम उसमें से कुछ और नए कार्यकर्ता निकालें? केवल मतदाता ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतदाताओं में से कार्यकर्ता बनाने की मुहिम पर भी बीजेपी लगी रहती है। आपको लगता है कि सिख कम्युनिटी को प्रभावित करने के लिए बीजेपी आने वाले वक्त में काम करेगी, खासतौर पर गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में? जी बिल्कुल। अगर हम अब से कुछ अरसा पहले की बात करें, जब कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के अंदर आंदोलन हो रहा था, तब पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान से जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसान बड़ी संख्या के अंदर वहां गए थे। राजस्थान से इन दो जिलों के किसानों का एक महत्वपूर्ण वहां पर रोल था। दूसरा कारण यह है कि पंजाब के जो किसान है बड़ी संख्या के अंदर उनकी जमीनें राजस्थान में है, और राजस्थान के किसानों की जमीनें पंजाब के अंदर भी आती हैं। ऐसे में जो सिख कम्युनिटी है वो कृषि के अंदर साथ भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि किसानों के अंदर काफी गुस्सा है बीजेपी के प्रति, और वो गुस्सा अभी भी जाहिर हुआ है, जैसा कि हमने अभी चुनाव परिणाम देखे। बीजेपी हमेशा से ही, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता आए थे, तो उन्होंने भी जो अपनी भाषणों के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार किया, उसके अंदर भी उन्होंने कृषि की ही बातें की, चाहे वो पंजाब से सिंचाई पानी लाने की बात हो, कोशिश करेगी बीजेपी, अगर वो के गुस्सा माध्यम है से किसानों राजस्थान के में आने बीच, वाले कुलदीप, तो कोशिश करेगी बीजेपी कि उस गुस्से को यहीं पर शांत किया जाए, क्योंकि अब नई सरकार बनेगी, नया युग होगा, नए विचार होंगे और नए तरीके से काम करने की कोशिश बीजेपी करेगी। फिलहाल कोशिश हमारी थी कि इस संभाग की समीकरण को हम लोग थोड़ा समझ पाएं। तीनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस डिस्कशन में जुड़े। मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तीनों लोगों से मिली होगी।